दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई के इसी सिलसिले को हम जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज बेसिकली हम करंट अफेयर के मुद्दे को लेकर आए हैं। कई दिनों से आप लोगों की डिमांड थी करंट अफेयर को शुरू किया जाए फिर से, जिस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया था ये प्लान। तो आज हम पिछले 40 दिनों के लगभग करंट को लेकर आए हैं। 40 दिनों में ऐसी घटनाएं, जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, आपको बताते चले कि ये जो करंट अफेयर का सेशन होगा ये बेसिकली आरओ विधान परिषद के लिए जो लोग जाना चाहते हैं 22 तारीख को, जिनका 22 नवंबर को पेपर, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसी स्थिति में जब आपके पास कोई मैगजीन ना हो तब। और आपने अगर सितंबर तक करंट अफेयर को देखा है, पीसीएस का एग्जाम दिया है, आरओ 2016 का मान लीजिए एग्जाम दिया होगा, तो आपने करंट तैयार किया होगा, तो ये लगभग 40-45 दिनों का करंट अफेयर आपका बच रहा होगा। साथ ही साथ आरओ 2020 के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीएस 2021 के लिए जाना चाहते हैं, बीपीएससी अगर आप देना चाहते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर का सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। पूरा सेशन देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा जिससे वो भी इसका फायदा ले सकें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस विशेष सेशन को। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग पर। आप लोगों ने कहीं न कहीं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ठीक है, तो चर्चा में ये मुद्दा उस समय आया जब भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा दिया गया। अब कुछ लोग क्या किए होंगे, 8 समुद्री तटों के नाम भी रख लिए होंगे। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना, ये एक्सेप्शनल केस है, कभी कोई ये क्वेश्चन पूछता है। अब करना क्या है, इस तरीके करंट आप पढ़ेंगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते सामान्य परिस्थितियों में। क्यों? क्योंकि आप एक क्वेश्चन को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। देखिए अब करना क्या है, आपको 8 समुद्र तटों को दिया गया। अब आपको थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता क्या है, देखिए समुद्र तटों के किनारे आप जानते हैं बहुत ज्यादा संख्या में जीव पाए जाते हैं। तो ऐसे तट जो उन जीवों की रक्षा सुरक्षा का समुचित उपबंध करते हैं, उनको क्या किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। आज तक के इतिहास में कुल मिला के 49 देशों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। कितने देशों को? 49 देशों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो भारत अगर इस 8 जो समुद्री तट मिले हैं, भारत कौन सा देश हो गया? 50वां हो गया। ठीक है दोस्तों, भारत का क्रम कौन सा हो गया? 50वां। इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए है क्या ब्लू फ्लैग। बेसिकली दुनिया की कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जिनमें IUCN, यूनेप, FEE और WTO शामिल है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। IUCN, यूनेप, FEE और WTO शामिल है। ये संस्थाएं मिलकर क्या करती है, दुनिया के ऐसे देश जो समुद्री तटों को बचाने के लिए, उनके जीवों को बचाने के लिए, उनको समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, उन्हें पुरस्कृत करती है। पुरस्कृत करने का 2 तरीके, एक तो उन्हें सहायता राशि दी जाती है, दूसरा इन्हें क्या है, नई नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो मुहैया करवाई जाती है जिससे ये तटों को समुचित रूप से प्रबंधित कर सके। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसमें 2-3 चीजें आपको और पढ़नी है। 2018 में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 8 समुद्री तटों को 2020 तक हम क्या करेंगे, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिलवा देंगे। और ये हो भी रहा है, 2020 में इन्होंने दिलवा दिया। अब सरकार क्या है, इसी घटना से उत्साहित होकर दोबारा लक्ष्य रख रही है 2020 में कि आने वाले 5 वर्षों में 100 समुद्री तटों को 100 जो कोस्टल एरियाज हैं उन्हें क्या करेगी, 2025 तक ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिलवाएगी। अब इससे होगा क्या, इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में सुधार आएगा और पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ समुद्री जीवों की संख्या ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो ठीक, ये बहुत बड़ी घटना है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए अगली घटना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यह है हमारी स्वामित्व योजना से संबंधित। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट या इस तरह की क्वेरी है, आप तो हमें मेल कर सकते हैं yogendratimes@gmail.com पर, या हमें कमेंट करके भी आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो करंट है उसको हम पढ़ेंगे स्वामित्व योजना के रूप में।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, स्वामित्व का आशय हुआ मालिक या मालिकाना, ठीक है, कहते नहीं मालिकाना हक। ठीक है, आपने देखा होगा कि गांव में या शहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसी जमीनें पड़ी होती हैं जिन पर किसी विशेष व्यक्ति का घर बना होता है, परंतु उसके पास वो प्रूफ नहीं होता कि वो जमीन उसी की है। इसी दिशा में गवर्नमेंट ने एक कदम आगे बढ़ाया और 24 अप्रैल 2020 को, कब, 24 अप्रैल 2020 को इस योजना को शुरू किया कि गांव में, ये बेसिकली किसके लिए शुरू की गई है, ग्रामीण क्षेत्र की। आप देखिए ये योजना शुरू तो बहुत पहले हुई, परंतु चर्चा में क्यों है, क्योंकि अब धीरे धीरे लागू हो रही है और हाल फिलहाल में आपने इससे संबंधित बयानों को सुना होगा प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जिनके पास जमीनें हैं परंतु उनका कागज नहीं है, उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, उनके लिए सरकार क्या करेगी, ड्रोन से मैपिंग करवाएगी और उनकी जितनी जमीन है उनका उन्हें प्रमाण पत्र देगी। क्या देगी, प्रमाण पत्र की ये इतनी जमीन आपकी है। ठीक है ना। अब प्रमाण पत्र पाने से होगा क्या कि मान लीजिए वो खेती कर रहे हैं तो उनको पैसे की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई प्रूफ था नहीं, इसलिए उनको दिक्कत होती थी। और अगर मान लीजिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं अन्य तरीकों से, तो बैंक से लोन ले सकते हैं, उनकी जमीन है उसे कोई उनको सहायता की जरूरत है, पैसे की जरूरत है तो उसको बेच भी सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी उसका कर सकते हैं। अर्थात इसका आशय यह हुआ कि उनकी जमीन के वो ऑनरशिप उनको दी जाएगी, जो कि अभी तक उनके पास नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये मुद्दा समझ में आएगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि 24 अप्रैल को ही पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती दिवस। ठीक है, पंचायत, क्योंकि 24 अप्रैल को ही आप जानते हैं कि पहली बार पंचायती राज प्रणाली की जो है लागूकरण की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया था, इसीलिए ऐसी व्यवस्था दी गई है। ठीक है, इसीलिए मोदी जी ने इसको 24 अप्रैल को स्टार्ट भी किया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन यहां से और बन सकता है, ये कितने राज्यों में लागू हुई है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये 6 राज्यों में लागू हुई है। ठीक है, अभी क्या है, प्रायोगिक दौर है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे देखा जाएगा इसका रिजल्ट क्या मिलता है। देखिए 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये एक बड़ा सवाल है, किस तरीके से याद किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर, जब आप भारत का मैप देखते हैं तो हरियाणा एक उत्तरी राज्य है, हरियाणा की तरफ हम चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के बाद आप जैसे आएंगे नीचे की तरफ आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही सीमाओं से लगता हुआ आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश के आप दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा। ऐसे आपको करना क्या है, बेसिकली आपको मैपिंग करनी है, इसको दिमाग में रखना है। महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। 6 राज्य यही हैं जहां पर इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक योजना शुरू की गई, लंबे समय उसको व्यतीत हो चुके हैं, परंतु वो चर्चा में, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई योजना सबसे पहले अनाउंस होती है, उसके बाद वो उसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, तो एप्लीकेशन के समय भी वो चर्चा में आती है। जैसे एक योजना शुरू की गई थी जल जीवन मिशन। कौन सी, जल जीवन मिशन। देखिएगा जल जीवन मिशन, इसमें नाम में ही स्पष्ट है, जल से संबंधित है, पानी से संबंधित है। ठीक है, ये शुरू कब हो रही है, 15 अगस्त 2019 को। तो भैया क्या जरूरत पड़ गई, अब इसको हम पढ़ रहे हैं, बताते हैं। ठीक है, देखिए इस योजना में है क्या, इस योजना में है ये कि जितने भी ग्रामीण घर हैं, जितने भी ग्रामीण परिवार हैं, घर हैं, उनको क्या किया जाए, नल के द्वारा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हर घर जल इसकी थीम ही है। क्या है, हर घर जल। ये आप याद किए रहिएगा 2-3 चीजें। जैसे इसकी थीम क्या है, हर घर जल। किसके लिए शुरू किया गया, ग्रामीण परिवारों के लिए शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 15 अगस्त 2019। अब ये चर्चा में क्यों, चर्चा में आने का एकमात्र कारण है, ठीक है, कि गोवा ऐसा पहला राज्य बना
जिसने इस योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अर्थात गोवा ने अपने सभी ग्रामीण परिवारों को क्या किया है, नल की व्यवस्था कर दी है। ठीक है दोस्तों, गोवा ऐसा पहला राज्य बना जिसने क्या किया, सभी परिवारों को अपने ग्रामीण क्षेत्र के नल की व्यवस्था कर दी है। जबकि भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2024 तक ऐसी व्यवस्था के पूर्ण होने का टारगेट किया गया है कि 2024 तक हम सभी ग्रामीण परिवारों को जल की व्यवस्था करवा चुके होंगे। तो ये आपको समझ में आया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन्हीं सब आप जैसे पूछने का क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, पहले तो पूछ सकता है जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, 15 अगस्त 2019 को। फिर पूछ सकता है वो जल जीवन मिशन में किसे शामिल किया जाएगा, शहरी परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को, शहरी ग्रामीण दोनों परिवारों को। ठीक है, या पूछ सकता है नगरीय परिवारों को। कंफ्यूज करने के लिए वर्डिंग आपकी चेंज कर सकता है। तो ग्रामीण परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। थीम क्या है, हर घर जल। सबसे पहला राज्य जिसने इसको प्राप्त किया, गोवा। स्वनिर्भर नारी, नारी आत्मनिर्भर असम, आत्मनिर्भर असम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें तो नाम से ही स्पष्ट हो गया, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम, मतलब असम में ये, असम से ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो टाइटल चेंज करके सिर्फ इतना ही दे दे, स्वनिर्भर नारी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो असम द्वारा शुरू किया गया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये शुरू किया गया, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किया गया। ये पहले भारत सरकार में खेल मंत्री थे। ठीक है, असम के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी आपको दें तो असम पहला ऐसा राज्य बना जिसने 8वीं तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है। इसके यहाँ संस्कृत भाषा पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, 8वीं तक। ठीक, दूसरी बात, असम के अगर हम भौगोलिक पृष्ठभूमि के नज़ारों को देखें, उसकी बात करें, तो यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली बहती है, जिसमें एक माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये सब आप पढ़ते रहेंगे, परंतु थोड़ा सा यहाँ भी देखते रहिए। सबसे बड़ा नदी द्वीप, जबकि देखेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप ओवरऑल कौन सा है, ग्रीनलैंड। इस बात को आप दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस। ठीक है, 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस, अब ये चर्चा में आया है। ठीक है, अब आपको नोटिस क्या करना, 5 आइज, वो इंटेलिजेंस अलायंस नहीं पूछे गए, तो मैंने आपको नाम से स्पष्ट हो इस तरीके की व्यवस्था की। ठीक है, तो 5 आइज जब आपसे पूछेगा तो आप पूछ सकता है वो 5 आइज है क्या, आपसे यहाँ से दिमाग में आ रहा होगा, मैंने जैसे लिखा क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है ना, तो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, दुनिया में जो भविष्य में सबसे ज्यादा क्राइम होने वाले हैं वो कम्युनिकेशन के कारण होने वाले हैं, कम्युनिकेशन के कारण, संचार के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम होने वाले हैं। ठीक है, हुआ क्या कि जैसे आप जब फोन करते हैं तो आप जो भी कॉल करते हैं वो आप मान लीजिए कर रहे हैं, तो आप जिसे भी कर रहे हैं उस व्यक्ति तक सीधे वो फोन नहीं जाता है। वो फोन क्या होता है, बीच में टैप होता है, रिकॉर्डिंग होती है उसकी। ठीक है, भारत सरकार उसे सिक्योरिटी पर्पज से कभी भी उसका इस्तेमाल करती है। परंतु कुछ ऐसी कंपनियां, अब इनका उद्भव हुआ कुछ दिनों बाद, जो ऐसी व्यवस्था आपको देती हैं कि आपकी कॉल को कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी या किसी भी राष्ट्र की कोई भी एजेंसी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। इसे कहते हैं एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। जैसे व्हाट्सएप,
व्हाट्सएप जिस तरीके की कॉल आपको देता है, इसीलिए देखे होंगे आतंकवादी घटनाएं या जितनी इस तरीके की घटनाएं होती हैं व्हाट्सएप पे फोन करके होती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के कॉल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एप्पल फोन की जो कंपनी है वो भी क्या करती है, अपने कस्टमर को इस तरीके की सुविधा देती है कि उसके फोन कॉल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, एजेंसी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि दुनिया के देशों के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती आ गई सिक्योरिटी पर्पज से। आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो एक दो बार नहीं कई बार ऐसी प्रूफ साफ तौर पे मिले हैं कि उनका जो है किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं हो पा रहा है, उनके एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिकॉर्ड को आप प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया के देशों ने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? 5 आइज प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है ना। तो 1941 में 1941 में ये संगठन अस्तित्व में आया, 1941 में। ठीक है भैया, कब आया ये? 1941 में। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? इसमें जो दुनिया के टॉप जो कंट्रीज हैं, एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पज से जो दुनिया को रेगुलेट करती हैं कहीं न कहीं, वो पार्टिसिपेट शुरू करती है, क्योंकि बड़े देश ही इस तरीके का आइडिया सोचते हैं। छोटे देश क्या हो तो अपने सब्जी भिंडी आलू तरकारी में ही बिजी रहते हैं ज़्यादातर। उनके यहाँ प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम घट रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम आपको याद करवाते हैं किस तरीके से आप याद करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 5 देश इसमें शामिल थे अभी तक। अब ये चर्चा में आ रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, करंट का पहले बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ चर्चा में क्यों आया है। बेसिकली आप जो पढ़ते हो वो चर्चा में क्यों आया वही पढ़ लेते हो, जबकि वो क्या करता है भैया कि आपसे बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा 5 देश शामिल थे। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो उसका एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। और मैप में आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ही है कनाडा। ठीक है, कनाडा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है न्यूजीलैंड। ठीक है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक, अब एक देश बच रहा है। तो एक देश ऐसा दुनिया का रहा है जिसने सब पे राज किया। कौन है भैया? ब्रिटेन। ये तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, जैसे आप सोचेंगे एक आदमी बच रहा है, राजा बच रहा है, राजा भी छूटा है। कौन? ब्रिटेन। अब हुआ क्या, ये चर्चा में क्यों आया? ठीक है, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी हाल ही में इसमें भारत को शामिल किया गया। भारत को क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है और भारत खुद भी ये देख रहा है इसके यहाँ जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, खुद भी इन कंपनियों के ऊपर कई बार वो रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा बात कर चुका है, परंतु कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं आया है जो सबको स्वीकार्य हो। भारत के बाद एक देश को और इसमें शामिल कर दिया गया है, जापान को। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा 5 आइज जो संस्था है ये चर्चा में है। तो अब कुल मिला के इसके देशों की संख्या हो गई है 7। इसको दिमाग में रखिएगा। अब कुछ भी इसमें बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 आइज संगठन का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, कुछ भी ऑप्शन वो दे सकता है। चाइना, इंडिया, जापान, अमेरिका। तो क्या चाइना इसका मेंबर नहीं है। ठीक है ना। संगठन की स्थापना पूछ सकता है 1941 में, बहुत पहले हो गई थी, परंतु बीच में इसका क्या हुआ, कोई काम धाम नहीं था, अपना अलग पड़ गया पूरा। फिर से इसको एकीकरण किया गया, क्योंकि अब क्या है, कम्युनिकेशन जिस तरीके से ब्लॉकेज की समस्या आ रही है उससे निपटने के लिए सरकारें एकजुट हो रही हैं इन कंपनियों के खिलाफ। ये लोग बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रमुख योजना शुरू की गई है, जगन्ना विद्या कनुका योजना। ठीक है दोस्तों, जगन्ना विद्या कनुका योजना यह है क्या भैया? विद्या वर्ड लगा, इसका आशय क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई संबंधित है। तो पहली से लेकर 10वीं तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए कुछ सामान की जरूरत होती है, उनका ड्रेस होता है, उनके लिए जूते होते हैं,
मोजे होते हैं, बैग होता है। इन सब की व्यवस्था कौन करवाएगी? सरकार करवाएगी। कहाँ की सरकार भैया? आंध्र प्रदेश की। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है जगन्नाथ विद्या कानुका योजना कहाँ शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ये गवर्नर है, सीएम है हमारे जगन मोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब थोड़ा सा योजना के बाद हम जो चर्चा करते हैं, इस राज्य से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करते हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश लगातार चर्चा में रहता है जब से इसकी राजधानी बदली जा रही है, चेंजेस जब से राजधानी हुए हैं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? क्या है? अमरावती। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसकी राजधानी अमरावती है। पहले इसकी राजधानी क्या थी? हैदराबाद थी। क्या थी? हैदराबाद। अब हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। कब बना ये? 2 जून 2014 को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा था? मूसी नदी किनारे, ठीक है। अमरावती ये बहुत ही अलग स्थल है, ऐतिहासिक रूप से चर्चित स्थल है अमरावती। इसका मतलब होता है इंद्र की नगरी, ठीक है। अमरावती का आशय होता है। ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखेंगे तो इक्ष्वाक वंशियों की ये राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। लौह उत्पादन यहाँ पर होता है थोड़ा सा, ठीक है। अमरावती, ठीक है। अमरावती नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर। कैसा लगा आपको जानकर? अमरावती जो कि हैदराबाद के स्थान पर आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने जा रही है, अमरावती नदी के किनारे बसा हुआ एक अत्यंत रमणीय स्थल है, ठीक है ना। तो इस जानकारी को भी साथ ही साथ आप बनाए रखिएगा करंट अफेयर के सेशन में, ठीक है दोस्तों। ये चर्चा में रही। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है? नेचुप सुरंग के बारे में पूछ सकता है, ये कहाँ बनी हुई है, ठीक है। किसने बनाया है? कभी मान लीजिए थोड़ा वो डीप जाता है तो ज्यादातर आपसे पूछेगा कहाँ पर बना हुआ। देखिए है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने एक दिन किया क्या कि 7 राज्यों के 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया। एक साथ उद्घाटन किया 7 राज्यों के 44 पुलों का, और ये क्या बना? एक विश्व रिकॉर्ड बना। आज तक दुनिया में किसी भी देश में इस तरह की घटना नहीं हुई थी कि 7 राज्यों के 44 पुलों को एक साथ इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया। उसी में से एक है नेचुप सुरंग। ये सुरंग बनी है जो कि 450 मीटर लंबी है, और अब इसका नाम नेचुप है तो इससे आपको कुछ पता लग रहा होगा। बेसिकली ये नेचुप दर्रे में बनाई गई है। दर्रा आप जानते हैं, इसको तिब्बती भाषा में ला कहते हैं, जैसे बोमडिला, सिपकिला, नाथुला पढ़ते हैं ना तो ला कहते हैं, ठीक है। नेचुप दर्रे में बनाया गया है। अब आपसे नेचुप दर्रा भी पूछ सकता है। सबका सलूशन मैं एक ही साथ क्वेश्चन में शामिल करते हुए दे रहा हूँ। ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल का मतलब उभरते हुए, निकलते हुए, उदय होते हुए सूर्य का राज्य, ठीक है ना दोस्तों। तो नेचुप दर्रे में बनाया गया है नेचुप सुरंग। अब देखिए इसको बनाया किसने? जितने भी 44 पुलों का उद्घाटन किया गया है सबको बीआरओ ने बनाया। बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड
ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। बिहारो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के साथ अभी विवाद बढ़ा है, इसी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। चीन के साथ विवाद बढ़ रहा है, इसी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। ये बहुत तेज इस समय एक्टिव है। सरकार ने जिस तरीके से दिशा में काम बढ़ाया है, लगातार सड़कों का और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। अब सब लोग क्या हो जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आपको समझ में ये चीज आई होगी। इसको जारी किया है WWF ने, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसने एक अध्ययन में ये पाया कि पिछले 46 वर्षों में काफी तेजी के साथ हुआ क्या है कि जो जीव हैं, जो वन्य जीव हैं, जंगली जीव हैं, उनकी संख्या में कमी आई है। इसने कारण तलाशना शुरू किया, तो इसने देखा मानव और जो जंगली जीव हैं, जो वन्य जीव हैं, इनके बीच संघर्ष इस समय बढ़ रहे हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं इनके बीच, इंसान से इंसान के बीच में बढ़ रहे हैं, जानवरों के बीच में बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो मानव और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष बढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, इसने देखा कि पिछले 46 वर्षों में लगभग 68% जीवों की संख्या में गिरावट आ गई। उसमें ये पाया गया कि सबसे ज्यादा मानव और वन्य जीव संघर्षों के कारण ऐसा हो रहा है। विशेषता वन्य जीवों में अगर हम देखें तो हाथी, जिस तरीके से हाथी और मानव के बीच संघर्ष हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है ये मुद्दा। ठीक है, हाथी और मानव के बीच जिस तरीके से संघर्ष हो रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये रिपोर्ट आई, विश्व पटल पर रखी गई। इससे सबसे पहले एक राज्य है असम, जिसने सबसे पहले इस रिपोर्ट से प्रेरणा प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, इसने किया क्या कि जो WWF की ब्रांच है इंडिया में, अर्थात WWF इंडिया उसे लिखा जाता है, और पेरनॉर्ड इंडिया करके एक संगठन है, इन दोनों के साथ मिलकर हाथियों के लिए एक प्रोग्राम चलाया, उनके विकास के। ठीक, ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि हाथियों के लिए, मानव और हाथी संघर्ष को घटाने के लिए सबसे पहले किस राज्य ने प्रयास शुरू किया? असम ने। असम के बारे में मैंने अभी आपको हाल ही में बताया, नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक प्रोग्राम ये चला रहा है। अब देखिए है क्या, WWF के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। ठीक है, पांडा इसका प्रतीक है। क्या है? पांडा। ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा दोस्तों। देखिए एक प्रोग्राम और शुरू हुआ है आगे अगर हम देखें, प्रोग्राम ये है टेक फॉर ट्राइबल्स। टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव। टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव। अब होगा क्या, इसमें आपसे सीधे पूछ लेगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कहाँ के? छत्तीसगढ़ और प्लस IIT कानपुर दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक संगठन है, FFP उसको बोलते हैं, प्लस IIT कानपुर, इन दो लोगों ने मिलकर, इन दो संस्थानों ने मिलकर इस तरीके का शुरू किया प्रोग्राम जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत। टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव है क्या भैया? अब IIT कानपुर शामिल है, इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। और यूपी से संबंधित आप एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए है क्या, इसमें है ये कि जो जनजातियां हैं हमारे यहाँ, वो तरह तरह के क्या होते हैं, सामान बनाते हैं। कुर्सी अलग तरीके से बनाएंगे, टेबल अलग तरीके से बनाएंगे, ढोलक अलग तरीके से बनाएंगे, वो कई सारे आप सामानों को देखते हैं। इसीलिए जनजातीय हाट, ट्राइबल्स हाट का आयोजन गवर्नमेंट करवा रही है क्या? जिंक स्मेल्टरिंग का मतलब ये हुआ कि जब जिंक में अयस्क अशुद्धि मिली होती है, तो इस अयस्क को जो अलग किया जाता है, इसको
प्योर जिंक जो निकाला जाता है उसे ये जिंक स्मेल्टरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ये दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रहा है गुजरात के तापी जिले में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एक वेदांता समूह की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक ना, वेदांता समूह की ये कंपनी है। इसने इसको शुरू किया है, कहां पर, गुजरात में शुरू किया है, आपको इससे पूछा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जिंक स्मेल्टरिंग क्या होता है, सब सामान्यता आपसे पूछ ले कि जिंक स्मेल्टरिंग होता क्या है। तो जिंक स्मेल्टरिंग का आशय ये हुआ कि जिंक से अशुद्धियों को निकाला। देखिए बेसिकली है क्या, हम तो लोहे से भी अशुद्धि को निकालें, चांदी से भी अशुद्धि निकालें, सोने से, लेकिन जो जिंक से अशुद्धि का निकालने का जो खर्च होता है वो ज्यादा होता है और ये प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। इस बात को भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड जो अन्य इन्फॉर्मेशन है हम उसको लेकर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बने रहिए, ज़्यादातर लोगों तक हमारे सेशन को पहुंचाते रहिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। और इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।